जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के की थिंकर्स। ऑलमोस्ट सारे थिंकर्स कवर करेंगे। ट्रिक्स के साथ याद करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे ट्रिक्स लगा सकते हैं। इनकी बुक्स एंड ऑथर्स तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ इनके कंसेप्ट भी पढ़ेंगे जो कि जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। तो जब हम इनके कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे हमें इनकी थिंकिंग समझ आएगी कि इस थिंकर की ये थिंकिंग है। तो अगर कोई स्टेटमेंट या एजर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आता है तो हम वो भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर कुछ थिंकर इसमें रह जाएंगे तो वो हम पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। ऑलमोस्ट वैसे तो मैंने सारे थिंकर्स डाल दिए हैं, पर कुछ और 2-3 थिंकर्स मुझे दिखे बट मैंने वो नहीं डाले थे, तो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड आपका 50% कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इन चीज़ों से इस आज की वीडियो से कवर हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। स्टार्ट करने से पहले आई वांटेड टू इंक्लूड हूँ कि इलीट थ्योरी के जो थिंकर्स हैं वो आज की वीडियो में हम कवर नहीं करेंगे, क्योंकि इनसे काफ़ी इजी क्वेश्चंस आते हैं और सबको आपको पता ही होगा। जैसे मॉस्का का आपको पता होगा, रूलिंग एंड रूल्ड क्लास। सी राइट मिल्स का आपको पता होगा कि ये पावर इलीट के लिए जाने जाते हैं। देन पेरिटो का आपको पता होगा कि माइंड एंड सोसाइटी इनकी बुक है और इनको सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स के लिए जाना जाता है। तो पेरिटो से पैरेट, ठीक है, पैरेट होता है, एक तोता होता है, ठीक है। वो आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें तोता अपना सर घुमा रहा होता है तेज तेज करके, ठीक है, तो वो सर्कुलेट कर रहा होता है अपना सर को। और एक पैरेट ही ऐसा जानवर है जिसके पास माइंड होता है, क्योंकि वो रट्टू तोता बोलते हैं ना, जब उसको सिखाते हैं वो सीख जाता है, वो बोलने लग जाता है। तो माइंड एंड सोसाइटी उनकी बुक हो गई। देन इसके अलावा रॉबर्ट मिशेल है। रॉबर्ट मिशेल का आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की आप सबने सुना होगा। जेम्स प्राइस हैं। जेम्स प्राइस का मॉडर्न डेमोक्रेसीज। ये तो मतलब ऐसे थिंकर्स हैं जो आपको पता ही होने चाहिए, ठीक है। अदरवाइज हम पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम ऐसे थिंकर्स कवर करने वाले हैं जो कि इम्पॉर्टेंट भी हैं, साथ साथ जिसमें हमें ज़्यादातर कन्फ्यूजन देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स होती हैं या इनकी बहुत सारी स्टेजेस, बहुत सारी बुक्स, ठीक है। तो आजकल इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हमारे जो फर्स्ट थिंकर हैं वो है एडमंड एंड पॉवेल। तो एडमंड एंड पॉवेल या एडमंड एंड बर्बा का आपने पढ़ा होगा। एडमंड एंड बर्बा जो है कल्चरल थिंकर, कल्चरल कॉन्सेप्ट्स के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, मल्टीकल्चरलिज्म के लिए। और तो जो हमारा फर्स्ट थिंकर है वो है एडमंड एंड पॉवेल। एडमंड एंड पॉवेल के अलावा आपने एडमंड के साथ एडमंड एंड वर्बा का नाम ज़्यादातर सुना होगा, जो कि फेमस है सिविक कल्चर के लिए। किस चीज़ के लिए? सिविक कल्चर इनकी बुक का भी नाम है और उनके कंसेप्ट का भी नाम है, जिसमें वो 3 तरीके के कल्चर के बारे में बताते हैं। एक होता है उनका सब्जेक्ट एक पैरोकियल होता है सबसे स्टार्टिंग में, देन पैरोकियल के बाद सब्जेक्ट कल्चर होता है, देन पार्टिसिपेंट कल्चर होता है उनका, ठीक है। पैरोकियल में ऐसे लोग होते हैं जिनको मतलब सरकार से कोई लेना देना नहीं है, वो एक्टिव सिटीजन्स नहीं होते। सब्जेक्ट में वो लोग होते हैं, मतलब 50% लोग ऐसे होते हैं जो कि मतलब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, पर उनको गवर्नमेंट के बारे में पता होता है। और पार्टिसिपेंट कल्चर में उनको गवर्नमेंट के बारे में भी पता है और वो उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो ये हो गया हमारा अलग से कॉन्सेप्ट। अब पढ़ते हैं एडमंड एंड पॉवेल, जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में ज़्यादातर क्वेश्चन इनसे भी आ जाते हैं। तो एडमंड का नाम 3 लोगों से रिलेट होता है, एक वर्बा से, एक पॉवेल से और एक कोलमैन से। तो कोलमैन का भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये इन तीनों में हम कंफ्यूजन हो जाती है कि यार ये इसकी बुक एडमंड ने वर्बा के साथ लिखी थी, पावेल के साथ लिखी थी या कोलमैन के साथ लिखी थी। तो अगर ट्रिक बनेगी तो हम ट्रिक से भी याद कर लेंगे, ठीक है। सो एडमंड एंड पॉवेल पढ़ते हैं सबसे पहले। तो इनकी जो बुक है वो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अ डेवलपमेंटल अप्रोच। अब जो पॉवेल है, पॉवेल से हमें क्या याद आ रहा है? पॉवेल से हमें याद आ रहा है पावर, ठीक है, और एडमंड एंड पॉवेल, ठीक है। तो पॉवेल से पावर, और पावर जब आती है हमारे पास क्या करते हैं हम? डेवलपमेंटल अप्रोच लेकर चलते हैं उसमें, ठीक है। जब पावर आएगी तो हम क्या किस अगर एक अच्छा रूलर के पास पावर होगी तो वो डेवलपमेंट करना चाहेगा उस जगह की, तो डेवलपमेंटल अप्रोच। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और डेवलपमेंटल अप्रोच एडमंड एंड पॉवेल की है। किसके पास पावर आई थी? पावेल से, मतलब POWEL की जगह हम R मान ले तो पावर, ठीक है, इसके पास पावर आई थी। और जिसके पास पावर आई, एडमंड के पास पावर आई, और उसने क्या किया? डेवलपमेंट के लिए काम किया और कंपैरिजन भी किया दूसरी कंट्रीज के साथ कि मैं डेवलपमेंट कैसे करूँ, तो दूसरों से कंपैरिजन करके भी उसने सीखा। तो ये हमारी थी छोटी सी ट्रिक या कहानी, ठीक है। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंटल अप्रोच एडमंड एंड पॉवेल की हो गई। अब जब आप के पास डेवलपमेंट करना चाहते हो आप, तो आपको कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। तो 4 चैलेंजेस पॉलिटिकल डेवलपमेंट में क्या होते हैं हर केस में, उन्होंने बताया कि उन्होंने बोला कि सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे पास आती है प्रॉब्लम ऑफ स्टेट बिल्डिंग, ठीक है। इनसे क्वेश्चंस आते हैं MCQ बेस्ड, ठीक है, ऑड वन आउट करने के लिए दे देगा। तो स्टेट बिल्डिंग की प्रॉब्लम आएगी ऑब्वियसली, ठीक है। आप इसको अपना कॉमन सेंस के साथ साथ सॉल्व करते रहना कि अगर आप अपने
अपने आप को उसकी जगह रख के देखो और सोचो कि अगर हमको पॉलिटिकल डेवलपमेंट लाना है तो हमको हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, रियल लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। अब ये रटने वाला काम नहीं है, आपको समझने वाला भी काम है। तो स्टेट बिल्डिंग की प्रॉब्लम आ सकती है अगर हम डेवलपमेंट करना चाहें, ठीक है। दूसरा, हमें पार्टिसिपेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। पार्टिसिपेशन की प्रॉब्लम आप ऐसे मान लो कि आपको डेवलपमेंट करने के लिए आपको बिल्डिंग बनानी थी और बिल्डिंग बनाने के लिए आपको लेबर चाहिए था, ठीक है। लेबर की पार्टिसिपेशन होना जरूरी है, अगर लेबर नहीं आएगी तो बिल्डिंग कौन बनाएगा, ठीक है। स्टेट बिल्डिंग ये सिर्फ ट्रिक है, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन प्रॉब्लम, उसके बाद क्या कौन सी प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम ऑफ पार्टिसिपेशन, कि हमें बिल्डिंग बनानी थी और लेबर नहीं था और लेबर पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी उसमें। फिर हमने की नेशन बिल्डिंग, ठीक है, एक स्टेट बिल्डिंग और नेशन बिल्डिंग। अब नेशन बिल्डिंग की जब प्रॉब्लम आई तो उसमें प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब नेशन तो क्योंकि स्टेट छोटा होता है, नेशन होता है बहुत बड़ा, अब कौन से लेबर को हम कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है। नेशन बिल्डिंग के लिए हम कौन से लेबर को कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करें, तो वो होगी प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये वैसे टेक्निकल कॉन्सेप्ट नहीं बता रही हूँ, ये सिर्फ ट्रिक याद करने के लिए 4 चैलेंजेस बता रही हूँ, ठीक है। तो ये मैं समझना कि इसका ये मीनिंग है। तो अभी हम याद करने पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट 49-50 स्लाइड्स हैं आज के लेक्चर में, तो हमें सारी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए अभी हम सिर्फ याद करने की कोशिश करेंगे क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो स्टेट बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग, पार्टिसिपेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम आप आई होप कभी नहीं बोलोगे कि स्टेट बिल्डिंग की प्रॉब्लम में पार्टिसिपेशन की प्रॉब्लम आ गई थी और जब नेशन बिल्डिंग की बात हुई तो लेबर को कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करें, तो प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और ये चारों चैलेंजेस कब आते हैं, जब पॉलिटिकल डेवलपमेंट की हम कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू एलमंड एंड पॉवेल। नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड में अब एलिमेंट एंड पावर 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स बताते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के। पॉलिटिकल सिस्टम में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो एक्सट्रैक्टिव कैपेबिलिटीज, इससे क्वेश्चन आ रखा है, रेगुलेटिव कैपेबिलिटीज, डिस्ट्रीब्यूटिव कैपेबिलिटीज, रिस्पॉन्सिव कैपेबिलिटीज और सिंबॉलिक कैपेबिलिटीज। तो ERDRS, ठीक है। DRS आपको पता है आजकल तो क्रिकेट का माहौल चल रहा है वैसे भी, तो DRS लेते ही हैं। तो DRS और ER से हो गया हमारा एरर, कि जब DRS हमने लिया क्रिकेट में, तो क्रिकेट में DRS लिया लेकिन हमारा DRS गलत निकला, ठीक है। हमने एक DRS लूज कर दिया, तो DRS गलत निकला तो एरर आ गया उसमें। तो ERDRS ये क्या है, एलिमेंट एंड पावर के 5 एलिमेंट्स है पॉलिटिकल सिस्टम के, कि हमें कैसी कैपेबिलिटीज चाहिए होती हैं। एक्सट्रैक्टिव कैपेबिलिटीज चाहिए पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, कि हम एक्सट्रैक्ट मतलब लोगों से सीख सकें, एक्सट्रैक्ट कर सकें उनके मेच्योरिटी को, उनके डिसीजन मेकिंग की चीज़ों को, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ को हम एक्सट्रैक्ट कर सकें, लोगों से अच्छा सीख सकें। रेगुलेटिव कैपेबिलिटीज़ भी ज़रूरी है पॉलिटिकल सिस्टम में, ताकि हम सिर्फ अंधाधुन काम नहीं करना है, हमें चीज़ों को रेगुलेट भी करना है। तो सेकंड भी हो गया। देन डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिव कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, और रिस्पॉन्सिव भी होना है। डिस्ट्रीब्यूटिव से आता आपको प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी याद आ गया होगा जो मैंने पीछे बताया। तो प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एलिमेंट एंड पावर का था, तो डिस्ट्रीब्यूटिव कैपेबिलिटीज़ की भी वो बात करते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको खत्म करना है, इवन प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या, जो चारों प्रॉब्लम्स पीछे लिखी थी उनको अगर आपको उनको खत्म करना है तो आपके पास ये 5 कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। तो रिस्पॉन्सिव कैपेबिलिटीज़, रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए, कॉमन सेंस के बेसिस पे भी सोचे, और सिम्बॉलिक कैपेबिलिटीज़ भी होनी चाहिए कि आप किसको सिम्बॉलिकली आइडियली किसको फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो सिंबॉलिकल कैपेबिलिटीज, तो इसका शॉर्ट फॉर्म था ERDRS, कि आपके DRS में एरर आ गया जब आप अपनी पावर का यूज कर रहे थे, जब पॉवेल साहब पॉलिटिकल डेवलपमेंट कर रहे थे, पॉलिटिकल सिस्टम में पॉलिटिकल डेवलपमेंट ला रहे थे, तो वो क्रिकेट देखने लगे उस टाइम पे, तो DRS में क्या आ गया, एरर आ गया, और उन्होंने ये 5 एलिमेंट्स बता दिए। तो ये इलॉजिकल सी ट्रिक थी, पर इलॉजिकल चीज़ें हमें ज़्यादा जल्दी याद होती है मेरे हिसाब से, ये मेरा कहना है। अब आपको नहीं याद हुए तो आई एम सॉरी फॉर दैट, पर मेरे को इससे हो गया था याद। तो बात करते हैं कोलमैन की। अब मैंने आपको बताया ना कि एलिमेंट के साथ कोलमैन का भी नाम आता है, तो कोलमैन है कौन वो पढ़ लेते हैं। और उससे पहले देखो आपको लास्ट में दिख रहा है एलिमेंट इन कोलमैन बुक, ठीक है। तो एलिमेंट ने कोलमैन के साथ भी एक बुक लिखी थी, द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज, तो ये इंपॉर्टेंट बुक है इसलिए मैंने अलग से डाल दी। अब पढ़ते हैं कोलमैन के बारे में। तो पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज याद रखना कि एक मैन था कोलमैन, ठीक है। वो मैन क्या कर रहा है, एरियाज को डेवलप करना चाह रहा है, ठीक है, ताकि वो इतना डेवलप कर सके कि वहाँ से वो कोल पता है ना आपको, कोयला, वो उगा सके, तो उस एरिया को वो इतना डेवलप करना चाहता है। तो कोलमैन का पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एरियाज। अच्छा, डेवलपमेंट सिंड्रोम का कॉन्सेप्ट भी किसका है, कोलमैन का है, जेम्स स्मूथ कोलमैन। वैसे पूरा नाम नहीं आता, ज़्यादातर कोलमैन ही लिखा होगा पेपर में, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, जेम्स स्मूथ कोलमैन, ठीक है।
तो कोलमैन का कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट सिंड्रोम। ये वाला क्वेश्चन आ रखा है, इंपॉर्टेंट है कि डेवलपमेंट सिंड्रोम किसका कॉन्सेप्ट है, तो कोलमैन का कॉन्सेप्ट है। ये अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस। द डेवलपमेंट सिंड्रोम, अच्छा इनका एस्से का नाम ही यही था, डेवलपमेंट सिंड्रोम, डिफरेंशिएशन, इक्वालिटी एंड कैपेसिटी। ठीक है, और इस बुक में या इस एस्से में इन्होंने डेवलपमेंट सिंड्रोम का कॉन्सेप्ट दिया था। और इनकी दो इंपॉर्टेंट बुक कौन सी है, पहला नाइजीरिया बैकग्राउंड टू नेशनलिज्म, दूसरा एजुकेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। एजुकेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट इनकी बुक है, प्लस नाइजीरिया बैकग्राउंड टू नेशनलिज्म भी इनकी बुक है। तो सिर्फ आपको इस पूरी स्लाइड में एक चीज़ याद रखनी है कि कोलमैन की जो बुक है वो एलिमेंट के साथ जो लिखी थी उन्होंने, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरिया, जिसकी मैंने आपको ट्रिक बता दी, प्लस डेवलपमेंट सिंड्रोम का कॉन्सेप्ट इनका है, और एस्से में उन्होंने डिफरेंशिएशन, इक्वालिटी और कैपेसिटी की भी बात की है, जिसको हम ईसीडी का कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। फ्रेडरिक्स में भी पढ़ेंगे आगे, और बाकी दो एक और थिंकर है उसमें भी ईसीडी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पढ़ेंगे। तो ईसीडी याद रखना, जैसे आप पीसीओडी याद रखते हो ना, तो वैसे याद कर लो कि ईसीडी भी एक बीमारी है, डेवलपमेंट सिंड्रोम है। सिंड्रोम भी आपको पता है ये मेडिकल टर्म है, ठीक है। तो वैसे आप याद रख लो कि डेवलपमेंट सिंड्रोम की क्या बीमारी है, ईसीडी में, ईसीडी की बीमारी है डेवलपमेंट सिंड्रोम में। सो नेक्स्ट फेडरिक्स आ गए। फेडरिक्स में इनको फादर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है, ठीक है। और फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स किसको बोला जाता है, जो कि हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अभी पढ़ रहे हैं, तो फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हम बोलते हैं एरिस्टोटल को। तो ये कंफ्यूज मत होना, यहाँ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, यहाँ पे कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो दो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। ऑल्दो हम ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इस थिंकर को पढ़ते हैं, पर हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आज पढ़ रहे हैं। तो ये चाइनीज बॉर्न थे और ये चाइना में पैदा हुए थे, लेकिन ये अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, पर पैदा चाइना में हुए थे, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। इनकी बुक इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इकोलॉजिकल अप्रोच आपने फ्रेडरिक्स का सबका पता ही होगा। तो इकोलॉजिकल अप्रोच जब आपको पता है कि फ्रेडरिक्स का है, तो इकोलॉजी वाली बुक्स भी इनकी होंगी, द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देन ये इंपॉर्टेंट बुक है। आजकल यूनिक बुक्स भी पूछने लग गए हैं, जैसे पीएचडी का एंट्रेंस में जब दिया था तो उसमें फ्रांसिस फुकुयामा की इतनी अजीब अजीब सी बुक पूछी थी, बाकी थिंकर्स की एकदम यूनिक बुक्स पूछी हुई थी पिछले पेपर में भी, इस बार भी। तो थाईलैंड का है द मॉडर्नाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटी। तो ये थाईलैंड द मॉडर्नाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटी किसकी बुक है, रिग्स की। तो रिग्स जो थे वो थाईलैंड गए थे, ऐसा मानो, ठीक है। जब वो अपनी इकोलॉजी की बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि अच्छा इकोलॉजी तो सबसे अच्छी थाईलैंड की है, तो चलो मैं थाईलैंड जाता हूँ। तो इकोलॉजी सबसे अच्छी थाईलैंड की है, वहाँ पे उनको लगा कि वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे सुंदर सुंदर पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे थाईलैंड में। थाईलैंड मतलब लैंड में, एक ऐसा लैंड जो कि वहाँ पे उनको थाई मसाज भी मिल जाएगी, ठीक है, और मेरे को इकोलॉजी भी देखने को मिलेगा। तो फेडरिक्स का इकोलॉजिकल अप्रोच, एंड वो थाईलैंड गए थे, और फिर वहाँ पे उनकी एक डिबेट हो गई, डेवलपमेंटल डिबेट। किसके साथ हो गई कि उनको थाई मसाज अच्छे से नहीं मिली, तो उन्होंने बोला चलो अब तो बहुत हो गया मेरे को, मैं थाईलैंड इतनी दूर आया भी और मेरा काम भी नहीं हुआ, तो थाईलैंड में थाई मसाज उनको अच्छे से नहीं मिले, तो उन्होंने डिबेट करना शुरू कर दिया, लड़ाई शुरू कर दी, मतलब डिबेट आर्ग्यूमेंट्स करने लग गए। तो डेवलपमेंटल डिबेट किसकी बुक हो गई, फ्रेडरिक्स की हो गई। तो इनके अलावा जो इनके कॉन्सेप्ट है, डेवलपमेंटल ट्रैप का कॉन्सेप्ट इनका है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि रिग्स जो हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, वो थाईलैंड में जाके क्या करते हैं, वो फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, ऐसे याद कर लो। तो मैं ट्रिक्स ही बता रही हूँ, कहीं ये मत सोचना है कि अच्छा ये सच्ची 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 बातें हैं। जितनी भी जितनी भी मैंने आपको लॉजिकल चीज़ें बताई वो सिर्फ ट्रिक्स और कहानियाँ थी याद करने के लिए, ठीक है। तो ये थाईलैंड में जाके ऐसा मानो कि वो ट्रैप हो गए, फंस गए कि अब मैं निकलूँ कैसे। डिबेट भी करी उन्होंने, आर्ग्यूमेंट किया, लेकिन अब लोग उनको वहाँ से जाने नहीं दे रहे क्योंकि उन्होंने बहुत लड़ाई शुरू कर दी थी, तो वो ट्रैप में आ गए। तो डेवलपमेंटल ट्रैप और डेवलपमेंटल डिबेट में ये कौन सी बुक है इनकी, द राइज एंड द फॉल ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इनका बहुत इंपॉर्टेंट एस्से था, इस एस्से के अंदर डेवलपमेंट ट्रैप का कॉन्सेप्ट दिया था फ्रेडरिक्स ने। आपको पता है यहाँ ही रिवाइज लूसियन पाइस कॉन्सेप्ट। तो लूसियन पाई अभी हम आगे पढ़ेंगे अगली स्लाइड्स में। तो लूसियन पाई ने एक कॉन्सेप्ट दिया था ECD का, ठीक है, जो हम पढ़ रहे थे ना, इक्वालिटी, कैपेसिटी एंड डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट लूसियन पाई ने दिया था। और लूसियन पाई के कॉन्सेप्ट को उसमें से उन्होंने क्या करा, डी हटा दिया, और डी को हटा के बाकी दो चीज़ें उन्होंने बोला कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड कैपेसिटी, ठीक है। और ये लूसेंट पाई का मॉडल ऑफ डेवलपमेंट के उसको रिवाइज्ड वर्जन दिया। तो ऐसे मानो कि लूसेंट पाई के मॉडल में था ECD,
और जो हमारे रिग्स आए तो रिग्स ने डी हटा दिया कि डी से डिफ्रेंसिएशन था, डी से डिबेट हो सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो डिबेट कर रहे थे, लड़ाइयाँ कर रहे थे, तो उन्होंने डी हटा दिया कि नहीं मुझे अपनी लाइफ में डिबेट नहीं चाहिए, डिफ्रेंसिएशन नहीं चाहिए, लड़ाइयाँ नहीं चाहिए। तो मैं सिर्फ ई और सी को रखूँगा कि इक्वालिटी और कैपेसिटी के अंदर क्या बना रहना चाहिए, बैलेंस बना रहना चाहिए, ठीक है। तो इसी डेवलपमेंट ट्रैप के कॉन्सेप्ट के अंदर ये दो चीज़ें ये बताते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट ट्रैप का मतलब क्या है कि जब इक्वालिटी और कैपेसिटी में जब इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है तो हम किस में फंस जाते हैं, हम डेवलपमेंट ट्रैप में फंस जाते हैं। हम एक ट्रैप में फंस जाते हैं कब, जब इक्वालिटी और कैपेसिटी के बीच में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट, और जब बैलेंस, इसलिए वो बोलते हैं कि बैलेंस बनाए रखना चाहिए। ही फर्दर आर्ग्यूड दैट व्हेन अ पॉलिटिकल सिस्टम गेट्स कॉट इन अ डेवलपमेंटल ट्रैप, तब वो कहते हैं कि जब डेवलपमेंट ट्रैप में हम फंस जाते हैं तो कौन सी कंडीशन क्रिएट होती है, तो वहाँ पे पॉलिटिकल डिके आ जाता है। क्या आ जाता है, पॉलिटिकल डिके आ जाता है। सो इसको हटाते हैं एक सेकेंड। सो अब थोड़ा क्लीन लग रहा है। सो कहाँ किसका आ जाता है, पॉलिटिकल डिके। अच्छा, पॉलिटिकल डिके का कॉन्सेप्ट हंटिंगटन का भी है जो हम पढ़ने वाले थे अभी। अच्छा, ये आ ही गया नेक्स्ट लाइन में। ही ऑल्सो डज नॉट एग्री विद हंटिंगटन्स आर्ग्यूमेंट दैट, तो हंटिंगटन के रिस्पॉन्स में ही उन्होंने दिया, क्योंकि हंटिंगटन का कॉन्सेप्ट था पॉलिटिकल डिके का, तो ये भी आपको पता ही होगा, फेमस कॉन्सेप्ट है, ट्रिक की जरूरत नहीं है इसके लिए। तो क्या बोला उन्होंने कि हंटिंगटन ने जो बोला था ना कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कुड सर्व एज अ सेफगार्ड अगेंस्ट दिस ट्रैप, तो वो इस बात से वो एग्री नहीं करते। वो बोलते हैं कि हंटिंगटन जो बोल रहे हैं ना, सैमुअल पी हंटिंगटन, तो सैमुअल पी हंटिंगटन ने क्या बोला था कि जब इंस्टीट्यूशनलाइजेशन आ जाएगा, जब इंस्टीट्यूशंस डेवलप हो जाएंगे, तो हम इस ट्रैप से बच सकते हैं। कौन से ट्रैप से, डेवलपमेंटल ट्रैप से। डेवलपमेंटल ट्रैप क्या होता है, जब इक्वालिटी और कैपेसिटी में क्या होता है, एक तरीके से डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है तब। सो वो बोलते हैं कि मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि जब अगर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन आएगा, इंस्टीट्यूशन डेवलप होने लग जाएंगे, तो हम इस ट्रैप से बच सकते हैं। वो बोलते हैं ऐसा नहीं है, हम इस ट्रैप से तभी बच सकते हैं जब हम इक्वालिटी और कैपेसिटी के बीच का बैलेंस मेंटेन करके रखें, ठीक है। तो और वो बोलते हैं पॉलिटिकल डिके कब आता है, पॉलिटिकल डिके तब आता है जब ये डेवलपमेंटल ट्रैप में हम फंस जाते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट, फेडरिक्स हैं, वो 4 तरीके की इम्प्लीकेशंस बताते हैं कि जब हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं तो हमें 4 चीज़ें हो सकती हैं, 4 इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। पहला, डेफिनेशनल प्रायोरिटीज़, ठीक है, हम प्रायोरिटीज़ को सेटअप करना पड़ सकता है। दूसरा, हमें एक सेट ऑफ वैल्यूज़ निकल के आते हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट जब होता है तो हमको कुछ प्रायोरिटीज़ पता चलती हैं, कुछ वैल्यूज़ पता चलती हैं, और डेवलप्ड और डेवलपिंग सोसाइटीज़ के बीच में क्या इंटरकनेक्शन है, वो कैसे आपस में रिलेटेड है, हमें वो पता चलता है। प्लस जब हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट करते हैं तो हमें एक इम्प्लिसिट रैंक ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट को हम रिकॉग्नाइज करने में भी सफल हो जाते हैं कि ठीक है, डेवलपमेंट का रैंक ऑर्डर होना क्या चाहिए, डेवलपमेंट होनी कैसे चाहिए, ठीक है, और हमारी कहाँ रैंक है, हम किस पोजीशन पे लाई कर रहे हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में, तो उसको भी रिकॉग्नाइजेशन मिल जाती है। या आप रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हो इन चारों चीज़ों को और समझ सकते हो कि आप सोच लो कि मैं आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बन गया हूँ या बन गई हूँ और मैंने पॉलिटिकल डेवलपमेंट करनी चाहिए, तो आपको क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो ये ऐसे आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा थर्ड थिंकर, मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर जो है वो है जर्मन सोशियोलॉजिस्ट। मैक्स वेबर के ऊपर मैंने अलग से एक डिटेल वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। इवन फिलोसफी ऑफ साइंस का जो प्लेलिस्ट है उसमें मैक्स वेबर का वीडियो है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। नॉन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटी, तो इनको मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। मॉडर्न सोशियोलॉजी के फाउंडर ये कहलाते हैं। तो जहाँ पे सोशियोलॉजी वर्ड है वहाँ पे मैक्स वेबर तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। फिर मॉडर्नाइजेशन थ्योरी आपको पता है मैक्स वेबर की है, और पूरा का पूरा मतलब इनको डिटेल में मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे नहीं पढ़ा रही हूँ। मैंने एक मकड़ी यानी कि वेब से पूरी स्टोरी याद कराई है, तो आप वो देख सकते हो। और फिर इज बेस्ट नोन फॉर द थीसिस दैट द प्रोटेस्टेंट एथिक इनकरेजेस द डेवलपमेंट कैपिटलिज्म। तो बोलते थे कि जो प्रोटेस्टेंट एथनिक क्लास है या एथिक क्लास है वो कैपिटलिज्म को इनकरेज करती है। तो इनकी बुक का भी नाम यही है, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड कैपिटलिज्म करके इनकी बुक है। और इनको ब्यूरोक्रेसी के लिए जाना जाता है, पता है, जब भी मैक्स वेबर का नाम आता है तो आपको ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी इनकी पढ़नी होती है। उसके अलावा उनकी थ्योरी ऑफ लीडरशिप पढ़नी होती है, थ्योरी ऑफ अथॉरिटी पढ़नी होती है, थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी पढ़नी होती है, ठीक है। रैशनल लीगल अथॉरिटी की बात की थी उन्होंने जैसे, तो वो सब। ही लिंक्ड पॉलिटिकल डेवलपमेंट विद लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट। तो वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट को किससे लिंक करते हैं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट अगर आपको लाना है तो आपको लीगल डेवलपमेंट भी लाना पड़ेगा और एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट भी लाना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, मार्क्स वेबर के क्या क्या वर्क्स हैं,
तो ये मैंने आपको वर्क्स पिछले उसमें भी करा दिए थे और ट्रिक्स से भी याद करा दिया था। तो चाइना के रिलीजन पे बात की थी इन्होंने, मैक्स वेबर ने। इंडिया के रिलीजन पे बात की थी, और इनकी बुक ये है प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, इसलिए मैंने नंबर 1 पे लिखी हुई है। इन दोनों बुक से भी क्वेश्चन आ चुके हैं एक बारी, बहुत हार्ड क्वेश्चन आया हुआ था और उस टाइम पता नहीं था, तो ये इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिक्स एज वोकेशन, साइंस एज वोकेशन, तो वोकेशन वाले वर्ड वेबर से याद रखना। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, एंशियंट जुडाइज्म, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, तो ये सारी बुक्स किसकी हैं, मैक्स वेबर की हैं। और भी बुक्स हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो उस वीडियो में। टैलकट पार्सन ने, और इनकी सोशल एक्शन थ्योरी भी फेमस है, वो भी याद रखना, मैक्स वेबर की। ही वॉज एन अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट, ठीक है। इनका जो फेमस कॉन्सेप्ट था वो था सोशल एक्शन थ्योरी के लिए भी ये जाने जाते हैं, टैलकट पार्सन। इवन सोशल एक्शन थ्योरी मैक्स वेबर की भी थी, तो कंफ्यूज मत होना, पार्सन की भी थी। एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के लिए भी ये जाने जाते हैं। देन इन द 1950s ही फर्दर डेवलप द मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। अब मॉडर्नाइजेशन थ्योरी जो थी मैक्स वेबर की भी थी, और मॉडर्नाइजेशन थ्योरी अगर आपको आए 1950s में, तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को फर्दर किसने डेवलप किया था, तो पार्सन ने डेवलप किया था, ठीक है। ही ऑल्सो कंसिडर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर ऑफ सोशोलॉजी। इनको भी सोशोलॉजी 20th सेंचुरी में आए थे। 1949 में ही वॉज इलेक्टेड प्रेजिडेंट ऑफ, अब इनको प्रेजिडेंट बनाया गया अमेरिकन सोशोलॉजिकल एसोसिएशन का, तो यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। प्लस ऑन द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल पावर का कंसेप्ट इन्होंने दिया था ठीक है। और इनके ऐसे का नाम भी यही था, ऑन द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल पावर, प्रोसीडिंग्स ऑफ द अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी, ठीक है। और उन्होंने उसी ऐसे में पॉलिटिकल पावर का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने ऐसे लिखा था, उसी कॉन्सेप्ट में उन्होंने बोला था पावर इज लाइक मनी। अब इसको ट्रिक से याद करते हैं कि जैसे पर्स है, पार्सन से हमें क्या याद रखना है, पर्स, ठीक है। पर्स में हम क्या रखते हैं, पर्स में हम रखते हैं पैसा, तो क्या हो गया, पर्स में पैसा रखते हैं इसलिए पावर इज लाइक मनी, मतलब पर्स में हम पैसा रखते हैं, मनी रखते हैं, तो मनी और पार्सन, अब ऐसे याद रहेगा। अब इन्होंने पॉलिटिकल पावर का कॉन्सेप्ट दिया, अब जिसके पर्स में पैसा है, जिसके पर्स में मनी है, उसके पास ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल पावर भी होगी। अब उस पर्स में मनी है, उसके पास पॉलिटिकल पावर है, पॉलिटिकल पावर का सीधा सीधा मतलब है वो प्रेसिडेंट है, उसके पास इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल पावर है। और सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल पावर किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास, वो भी इलेक्टेड प्रेसिडेंट के पास। तो ये इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी थे अमेरिकन सोशोलॉजिकल एसोसिएशन के। तो अमेरिका में ये सोशोलॉजिकल एसोसिएशन के कौन थे, प्रेसिडेंट थे। तो अब एक ही स्टोरी से आपको याद हो गया, उसके पर्स में पैसा था, पैसों से हम उसने पॉलिटिकल पावर खरीदी। कौन सी पॉलिटिकल पावर, प्रेसिडेंट की पॉलिटिकल पावर। तो ये हो गया हमारा टैलकट पार्सन का कॉन्सेप्ट। कि कौन कौन सी बुक्स है याद कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, क्योंकि सोशल एक्शन थ्योरी इनकी थी। देन मॉडर्नाइजेशन थ्योरी भी इन्हीं की थी। तो फिर सोशल मतलब मॉडर्नाइजेशन थ्योरी मैक्स वेबर की थी, लेकिन इसको बाद में टैलकट पार्सन ने भी डेवलप किया था। सोशोलॉजिकल सिस्टम इनका है एसे ऑन सोशोलॉजिकल थ्योरी। तो सोशोलॉजिकल, सोशल, सोशोलॉजिकल, ज़्यादातर ये जो बुक्स हैं वो पार्सन की हैं, ठीक है। मतलब जिसके पर्स में पैसा है वो, अब वो पैसा है तो मतलब वो प्रेसिडेंट भी हैं, तो प्रेसिडेंट है तो उनको सोशल तो होना ही पड़ेगा, अकेले तो वो रह नहीं सकते। सोशोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को भी उनको समझना पड़ेगा कि कैसे सोसाइटी चलती है, तो प्रेसिडेंट को ये सब करना पड़ता है। तो इसलिए क्या इनकी बुक क्या हो गई, सोशोलॉजिकल सिस्टम, एसेज ऑन सोशोलॉजिकल थ्योरी, सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज। अब सोशोलॉजी की बात हो रही है तो सोसाइटी की भी बात हो रही है, ठीक है। इंटरकनेक्टेड टर्म्स है ना सारी, सोशल सिस्टम, सोसाइटी, सोशल, सोशलिज्म, सोसाइटी, ये सारे वर्ड्स आपस में एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। मतलब एक से रिलेटेड होते हैं कॉन्सेप्ट्स। तो ये सारी इनकी बुक हो गई। एक्शन थ्योरी एंड ह्यूमन कंडीशन भी इनकी बुक हो गई। तो ह्यूमन कंडीशन से याद आया, ऑन ह्यूमन कंडीशन किसकी बुक थी, हैना एरेंट की बुक थी, ठीक है। और एक और बुक थी ऑन ह्यूमन कंडक्ट भी है एक, ठीक है। तो अब मैंने ये बता दिया ऑन ह्यूमन कंडक्ट, ये किसकी बुक है, माइकल ऑक्सफोर्ड की बुक है, माइकल ऑक्सफोर्ड। सो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सारे याद होने का है ना। सो एक्शन थ्योरी एंड ह्यूमन कंडीशन भी इन्हीं की है। अब जो प्रेसिडेंट है उसको ह्यूमन तो होना ही पड़ेगा। और एक्शन थ्योरी मैंने आपको बताया, सोशल एक्शन थ्योरी किसकी है, पार्सन की है। तो देयरफॉर सोशल एक्शन के बाद भी वो अपनी बुक में या उनसे रिलेटेड बुक्स में वो करेंगे। यहाँ पे भी एक्शन थ्योरी आ रहा है, यहाँ पे भी एक्शन थ्योरी आ रहा है, यहाँ पे भी एक्शन आ रहा है, तो तीन चीज़ों में तो एक्शन आ ही रहा है। मतलब पैसा है आपके पास तो प्रेसिडेंट को एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। अमेरिका सोशोलॉजिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट को एक्शन लेना पड़ेगा। देन अच्छा, इनकी एक्शन थ्योरी, AGIL पैराडाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। AGIL पैराडाइम बहुत बार पूछा हुआ है एंट्रेंस में भी और नेट JRF में भी, तो अभी पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट स्लाइड में। और सिक रोल, अब ये तीन चीज़ें हैं, ठीक है। इन तीन चीज़ों को एक एक करके समझते हैं।
याद रखना किससे रिलेटेड है, पार्सन से रिलेटेड है। हमारा पर्स में पैसे थे और वो प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने एक्शन लिया। अब ये इसी बुक में उन्होंने लिखा इन द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, ये बुक है, उसमें उन्होंने टैलकट पार्सन ने थ्योरी ऑफ एक्शन दी, जिसमें उन्होंने जो कांत का जो क्रिटिकल फिलॉसफी था उसको क्रिटिसाइज किया, इमानुएल कांत के क्रिटिकल फिलॉसफी को क्रिटिसाइज करके, और उसके रिस्पॉन्स में थ्योरी ऑफ एक्शन किसने दिया था, टैलकट पार्सन ने दिया। और कोर ऑफ दिस थ्योरी इज दैट कि every action is to be understood as a product of interaction of dynamism and controlling forces, कि हम कोई भी एक्शन लेते हैं ना अपनी लाइफ में, ठीक है, या एज अ पॉलिटिकल सिस्टम में कोई भी एक्शन लेते हैं तो वो एक तरीके से हम वो दो चीज़ों से मिलके बनता है, वो इंटरेक्शन होता है दो चीज़ों का। अब एक्शन अकेले ले रहे हो लेकिन उसका जो प्रभाव है वो दूसरों पे भी पड़ता है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि इंटरेक्शन हो रहा है किसके बीच में, डायनामिक फोर्सेस बोल सकते हो, और एक तरफ जो कंट्रोलिंग फोर्सेस है उनके बीच में जब इंटरेक्शन होता है तो वो क्या है, वो एक्शन की डेफिनेशन वो एक्शन थ्योरी में टैलकट पार्सन देते हैं। अब ये इनकी है AGIL पैराडाइम, ये इसकी बस फुल फॉर्म याद रख लो, वो भी इंपॉर्टेंट है। AGIL, ए से अडेप्टेशन, G से गोल अटेनमेंट, I से इंटीग्रेशन, और L से लेटेंट पैटर्न मेंटेनेंस। ये किसका है, पार्सन का है। तो अब ये बात करते हैं एडेप्टेशन फंक्शन की। ये फंक्शन है, ये चारों AGIL फंक्शन है, और इसमें सब सिस्टम में कहाँ पे आते हैं, तो अडेप्ट हम किसको करते हैं, हम इकोनॉमी को अडेप्ट करते हैं। इकोनॉमी की बात हो रही है मतलब क्या, पैसों की बात हो रही है, यानी कि मनी। गोल अटेनमेंट, गोल हमारा गोल क्या है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट थे उनके पास पर्स में पैसा था तो वो पॉलिटी में जाना चाहते थे, तो पॉलिटी जिनको पता था कि अगर मैं पॉलिटिकल सब सिस्टम में जाऊंगा, पॉलिटिकल सिस्टम में जाके ही मुझे क्या मिल सकती है, पावर मिल सकती है, तो इसलिए मैंने आपको बताया ना ऑन द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल पावर इन्हीं का है। तो इनका गोल क्या था, पॉलिटिक्स में जाना, और अडेप्ट क्या करना चाहते थे वो, इकोनॉमी को इसलिए अडेप्ट करना चाहते थे ताकि उनको पैसा मिले, और पैसा मिलेगा तो उनको पावर मिलेगी, तभी पैसों से वो पॉलिटिक्स में जा पाएंगे, यही उनका गोल था। फिर आई से इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कौन करता है, कम्युनिटी के थ्रू आता है, ठीक है, कॉमन सेंस। इंटीग्रेशन कैसे आता है, कम्युनिटी के थ्रू आता है, और कम्युनिटी का हमारे ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस होता है, आपको पता है हमारी सोच, हमारी सब कुछ चीज़ें जो हम करते हैं हम कम्युनिटी के दायरे में रहकर करते हैं, कि कम्युनिटी क्या सोचेगी, तो कम्युनिटी का इन्फ्लुएंस होता है। एल लास्ट फंक्शन है लेटेंट पैटर्न मेंटेनेंस। लेटेंट पैटर्न मेंटेनेंस में क्या, आपको किस चीज़ को मेंटेन करके रखना है, अपने कल्चरल इंस्टीट्यूशन को मेंटेन करके रखना है। तो ये जो फंक्शन है लेटेंट पैटर्न मेंटेनेंस का फंक्शन कौन से सिस्टम में आता है, ये कल्चरल इंस्टीट्यूशन है, कल्चरल सिस्टम का ये पार्ट होता है। और इसमें मीडिया ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, तो हम कल्चरल इंस्टीट्यूशन में क्या करते हैं, वैल्यू कमिटमेंट्स, कल्चर की बात हो रही है मतलब हमारी वैल्यूज़ की बात हो रही है, तो हम वैल्यूज़ को कमिट करेंगे। तो अब आपको ये मैच द फॉलोइंग आ जाएगा, आपको पता होगा किससे क्या मैच करना है, प्लस आपको AGIL का भी मैंने फुल फॉर्म बता दिया, ठीक है। तो बस इतना याद रखो कि AGIL किसका कॉन्सेप्ट है, टैलकट पार्सन का कॉन्सेप्ट है। अब टैलकट पार्सन की सिक रोल थ्योरी क्या कहती है, कि आप सीधा सीधा मान लो एक पेशेंट है, ठीक है, अगर कोई सी पेशेंट को डिसीज़ या कोई डिसऑर्डर होता है, कोई बीमारी होती है किसी पेशेंट को, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो अपनी सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं वो उससे डेविएट हो जाता है, मतलब उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और जब वो बीमार होता है तो उसका बिहेवियर, उसके राइट्स, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बदल जाती हैं या रुक जाती हैं। तो वो बोलते हैं कि यही सिक रोल थ्योरी है, ठीक है। ये आप इसका कोट है, आप इनकी बुक का ये पढ़ सकते हो, आपको इजीली समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे पेड सिक लीव, अगर आप बीमार हो गए हो, ठीक है, और तो आपको नौकरी से तो निकालेंगे नहीं, आपको बोलेंगे कि आप सिक लीव ले लो, ठीक है, सिक लीव ले लो। और इवन कुछ कंपनीज तो इतनी अच्छी होती है कि आपके सिक लीव के टाइम पे भी आपकी वो पेमेंट या सैलरी नहीं काटते, उस पीरियड में भी आपको वो सैलरी देते हैं बिना काम किए, ठीक है। तो इवन पे फॉर द टाइम ऑफ, इसमें बस इतना ही लिखा था। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है मेडिकल हेल्प का, व्हेन यू गेट सिक इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू सीक मेडिकल हेल्प। जब आप बीमार हो जाते हो तो आपको आपका बॉस या आपके पेरेंट्स बोलते हो ना कि जाके मेडिकल हेल्प लो, ठीक है, हॉस्पिटल जाओ या किसी मेडिकल प्रोफेशनल को कांटेक्ट करो। तो ये भी क्या है, सिक रोल थ्योरी का एग्जाम्पल है, कि इसमें सिर्फ लोग मतलब वो इतना बताना चाहते हैं कि जब आप सोसाइटी के नॉर्म बताना चाहते हैं, सॉरी, जब आप सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हो ना, तो आप एक तरीके से एक पेशेंट की तरह एक्ट करने लगते हो, आप एक तरीके से बीमार हो जाते हो, ठीक है, अगर इनका इनबिल्ट मतलब ये बोलना चाहते हैं वो चीज़, ठीक है, एग्जाम्पल्स। तो चलो ठीक है, और ये helpfulprofessor.com पे बहुत सारे अच्छे कॉन्टेक्ट्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से वो चीज़ें पढ़ सकते हो। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर हम MCQ बेस्ड पे देखें तो MCQ बेस्ड पे हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि सिक रोल थ्योरी इनकी है। ये मैंने हमारे डेविड एप्टर,
इनका आपने नाम सुना ही होगा और ये फेमस थिंकर है। सो इसमें इनकी जो फेमस वर्क है वो सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपिंग नेशंस, ये याद रखना, प्लस द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ये तो सबको याद ही होगा ऑलमोस्ट। पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन भी किसकी है, डेविड एप्टर की है, जिसमें वो डेवलपमेंट अलग होता है और मॉडर्नाइजेशन अलग है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। मॉडर्न सॉरी, मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं कि आप डेवलप हो गए हो, तो ऐसा डेविड एप्टर बोलते थे, डेविड साहब बोलते थे कि डेवलपमेंट अलग है, मॉडर्नाइजेशन अलग है। ठीक है, डेवलपिंग नेशन के लिए मॉडर्नाइजेशन कुछ और होती है और डेवलप नेशन के लिए मॉडर्नाइजेशन कुछ और होती है। तो डेवलपिंग नेशन, सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपिंग नेशन, पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ये थोड़ा सा मैंने आपको ऐसे को रिलेट करके बुक्स याद कराने की कोशिश की। देन उन्होंने घाना और इंग्लैंड पर स्टडी की थी। आई डोंट नो, पूछ भी सकता है, कभी पूछा नहीं है, तो आजकल यूनिक इनको डालना होता है कुछ डेप्थ में से, तो ये हो सकता है कि वो पूछ सकता है कि डेविड एप्टर ने जब ये मॉडर्नाइजेशन या डेवलपिंग नेशन की स्टडी की थी तो कहाँ की स्टडी कर रहे थे वो, तो घाना एंड इंग्लैंड की स्टडी की थी उन्होंने। और अफ्रीकन पॉलिटिक्स पे भी बहुत रिसर्च किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अफ्रीकन पॉलिटिक्स पे डेविड जी ने किया था। देन उनके कौन कौन से वर्क है, उन्होंने 3 टर्म्स बताई थी मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड। एक होता है एनालिसिस ऑफ ट्रेडिशन, अगर आपको मॉडर्नाइजेशन का जो प्रोसेस एक तरीके से वो बता रहे हैं कि जब मॉडर्नाइज हो गए तो आपको पहले ट्रेडिशंस को एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रेडिशन को एनालाइज करना पड़ेगा। देन एक इनोवेशन सोशल सिस्टम, जहाँ पे मॉडर्नाइजेशन होता है वहाँ पे इनोवेशन तो होता ही है, और मॉडर्नाइजेशन में जाने के लिए हमें पहले ट्रेडिशन से पीछे हटना पड़ता है। देन सोशल बेसिस फॉर स्किल एंड नॉलेज इन एडवांस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, और जब मॉडर्नाइजेशन आ जाता है तो टेक्नोलॉजी और एडवांस चीज़ें तो आने लग जाती हैं, तो ये ट्रिक हो गया। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट स्लाइड। 4 स्टेजेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन है, वो इंपॉर्टेंट है याद रखनी, कि पहले सबसे पहली स्टेज आएगी कॉन्टैक्ट एंड कंट्रोल की, कि पहले आप किसी के कांटेक्ट में आओगे, फिर आपको कोई कंट्रोल करना शुरू करेगा, तब आपको कोई कंट्रोल करेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो आप उसमें रिएक्शन दोगे, रिएक्शन दोगे तो काउंटर रिएक्शन भी आएगा, मतलब काउंटर एक्शन भी आएगा। ठीक है, नॉट रिएक्शन, काउंटर एक्शन भी मिलेगा कुछ ना कुछ, फिर आपने रिएक्ट करोगे और काउंटर एक्शन भी आ रहा है, तो काउंटर से काउंटरडिक्शन, काउंटर कॉन्ट्राडिक्शन, फिर कॉन्ट्राडिक्शन फेस करने पड़ेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन और इमेंसिपेशन थर्ड स्टेज। फिर जब कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो लास्ट में जाके आपको सिर्फ इतना याद रखो कि 4th स्टेज में जाके आप कहीं नए सोल्यूशन की तरफ ढूंढोगे। तो नया सोल्यूशन तो हम आखिरी में ही ढूंढते हैं ना, पहले हम सब कुछ लड़ाई वड़ाई कर लेंगे, तो फिर हम सर्च करेंगे एक नया सोल्यूशन कि अब इस कॉन्ट्राडिक्शन का क्या सोल्यूशन है, इमेंसिपेशन से हम कैसे और अच्छा कर सकते हैं। तो ये 4 स्टेजेस आपको ट्रिक से याद हो गई। देन कमर्शलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और इनोवेशन एंड कॉलोनियलिज्म को उन्होंने मॉडर्नाइजेशन की फोर्सेज माना था, तो ये याद रखना, CIIC या फिर ICICI। ठीक है, ये से याद रख लो, ICIC, मतलब मैं देख रहा हूँ ICIC। ठीक है, तो मतलब मॉडर्नाइजेशन कब आती है, अब खुद भी सोचो ना, रियल लाइफ में जब आपको अगर मॉडर्नाइजेशन लानी है अपनी कंट्री में तो आप कैसे लाओगे। तो सबसे पहले आपके जो ब्यूरोक्रेट्स भी हैं वो बोलते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहिए, कॉलोनियलिज्म से हमें फ्री होना, कॉलोनियलिज्म को ये बोलते थे कि कॉलोनियलिज्म होगा ना, जैसे ब्रिटिशर्स हमें आए थे हमारे पास, तो हमको कई कई हद तक हमें टेक्नोलॉजी मिली उनकी वजह से, मानो या ना मानो। ठीक है, उनकी वजह से हम थोड़े से मॉडर्न तो हुए, इंग्लिश एजुकेशन वो लेकर आए, ठीक है, टेक्नोलॉजी लेकर आए, वेपन्स लेकर आए, बहुत सारी बसेस ट्रेन की शुरुआत की, ठीक है, प्रिंटर की, ये बग वगैरह वगैरह। ठीक है, तो कॉलोनियलिज्म भी अच्छा होता है, कॉलोनियलिज्म की वजह से भी कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन आता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, कॉलोनियलिज्म, फिर कमर्शलाइजेशन, वही इंडस्ट्रियलाइजेशन का एकदम साथ 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 जैसे ही कमर्शलाइजेशन, और एक और आई बचा हमारा इनोवेशन, ये तो हमने पिछले उसमें भी पढ़ लिया था जब हमने 3 टर्म्स पढ़ी थी कि इनोवेशन चाहिए होता है। अब डेविड एप्टन का जो वर्क है वो चैलेंज करता है आइडिया दैट ऑल सोसाइटीज वुड फॉलो द सेम पाथ ऑफ डेवलपमेंट। अब वो ये बोलते हैं कि सारी सोसाइटी, जो लगता है ना लोगों की, सारी सोसाइटी में सेम पाथ ऑफ डेवलपमेंट होता है। ठीक है, कि सेम पाथ होता है, कि एक ही रास्ता है मॉडर्नाइजेशन का जाने के लिए। ठीक है, और वो सब हर कोई जब मॉडर्नाइजेशन हो रहा होता है उनका, तो एक ही पाथ को फॉलो करता है, तो वो इस आइडिया को चैलेंज करते हैं, वो इस आइडिया में बिलीव नहीं करते। तो असर्शन रीजनिंग में कभी ऐसा कुछ आ जाए तो आपको याद रखना है कि वो इस चीज़ में बिलीव नहीं करते थे कि सबका सेम पाथ होता है। बस हाँ, ये 4 फैक्टर्स में ज़रूर से मानते थे कि मॉडर्नाइजेशन, इनोवेशन, कॉलोनियलिज्म और कमर्शलाइजेशन की वजह से मॉडर्नाइजेशन आ सकता है। नेक्स्ट। अच्छा, डेविड एप्टर की मेजर बुक्स हैं, पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, आइडियोलॉजी एंड डिसकंटेंट, पॉलिटिकल चेंज अगेंस्ट द स्टेट, रीथिंकिंग डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन तो इंपॉर्टेंट है ही। देन कंपैरेटिव मेथड्स फॉर स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, रिवोल्यूशनरी डिस्कोर्सेज इन माओज रिपब्लिक, ये इंपॉर्टेंट हो सकती है कि कुछ यूनिक बुक पूछना होगा उसको। तो लेजिटिमाइजेशन ऑफ वॉयलेंस एट द गोल्ड कोस्ट इन ट्रांजिशन। ठीक है, इसकी ट्रिक हम कभी शॉर्ट्स में याद कर लेंगे, अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा वरना। तो डब्ल्यू रॉस्टो, ये भी इंपॉर्टेंट थिंकर है, इनके जाने जाते हैं अपने स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ठीक है, अगर मॉडर्नाइजेशन की स्टेजेस आए तो डेविड एप्टर, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ की स्टेजेस आए
तो रोस्टो, ठीक है, हमें रोस्ट कर रहा है कोई, रोस्ट कर रहा है क्योंकि हमारे पास पैसा कम है, इकोनॉमिकली हम वीक है, इसलिए हमें रोस्ट किया जा रहा है, ऐसा याद कर लो, क्योंकि हम रोस्ट करा जा रहा है क्योंकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई है। तो स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इसने दी, और इसके इकोनॉमिक मॉडल को रोस्टेवियन टेक ऑफ मॉडल भी बोलते हैं। आजकल इससे टेक ऑफ मॉडल से काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। तो उसने इकोनॉमिक मॉडल को किससे कंपेयर किया था? फ्लाइट ऑफ एन एरोप्लेन। देख रहे हो कि जो उसकी इकोनॉमी एक एरोप्लेन की तरह डूम करके गिर चुकी है, क्रैश हो चुकी है। और उन्होंने बोला था कि सारी कंट्रीज के पास एक पोटेंशियल होता है टू ब्रेक द साइकिल ऑफ पॉवर्टी, सॉरी ये नीचे आ गया, कि हर सोसाइटी के पास इतना पोटेंशियल है कि वो अपनी गरीबी से उठ सके। तो स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, अ नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उन्होंने 5 स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दिया था। तो ये बुक भी आपको याद रखनी है कि नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी बुक है? रोस्टो की बुक है, जिन्होंने इस बुक में 5 स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दी है। तो नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से PYQ भी आ चुका है कि कभी ये नहीं लिख के देगा कि स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इसको सिर्फ नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिख के देगा और बोलेगा कि किसकी बुक है। तो याद रखना रोस्टो की बुक है कि वो उसको इतना रोस्ट किया गया कि वो कम्युनिज्म के खिलाफ हो गया, तो उन्होंने लिखी नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अभी 5 स्टेजेस इंपॉर्टेंट है जो आजकल काफ़ी क्वेश्चन पेपर में मैंने देखी। पहली आती है ट्रेडिशनल सोसाइटी, ठीक है, जब आप इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जा रहे होते हो, ठीक है, तो आपको सबसे पहले आप सबसे पहली स्टेज में कहाँ होते हो? ट्रेडिशनल सोसाइटी में होते हो ना। फिर आपको टेक ऑफ करते हो, ठीक है, टेक ऑफ करने से पहले आपके पास एक प्री कंडीशन होती है टेक ऑफ की। टेक ऑफ करने के लिए भी आपको प्री कंडीशन की, तभी तो उन्होंने एरोप्लेन का से रिलेट किया ना इकोनॉमिक ग्रोथ को, कि एक एरोप्लेन की तरह है। जैसे एरोप्लेन को टेक ऑफ करने से पहले ज़मीन पर थोड़ी देर चलना पड़ता है और फिर वो टेक ऑफ करता है। तो वैसे एक टेक ऑफ की कुछ कंडीशन होती है, फिर हमारा टेक ऑफ हो जाता है। टेक ऑफ होने के बाद जब हम टेक ऑफ कर जाते हैं तो हम मेच्योरिटी पहुंच जाते हैं, हमें क्या आ जाती है? मेच्योरिटी आ जाती है। और मेच्योरिटी के बाद जब हमें मेच्योरिटी आ जाती है, तब लास्ट में हमारे पास आता है हाई मास कंजम्पशन। तो सबसे हाइट पे हम पहुंच जाते हैं, 5th स्टेज में हम कहाँ पहुंच गए? सबसे हाई, सबसे ऊंचाइयों पे पहुंच गया हमारा एरोप्लेन, तो हम सबसे हाई मास कंजम्पशन करने लग जाते हैं। सो ये हो गई 5 स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रोस्टो की, ये इनकी बुक्स हो गई, ठीक है। स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, मतलब ज़्यादातर इनकी बुक्स में ग्रोथ वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे याद रखना। और यूरोप आफ्टर स्टालिन इंपॉर्टेंट है, ये आ सकती है, बारबेरिक काउंटर रेवोल्यूशन। ही वॉज एन अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट। कौन है ये? SP हंटिंगटन की बुक्स अब आ गए। SP हंटिंगटन की क्लास ऑफ सिविलाइजेशन इनका फेमस कॉन्सेप्ट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट इनका फेमस कॉन्सेप्ट, ल्यूसियन पाई का भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है और हंटिंगटन का भी है, ये दोनों का याद रखना। देन पॉलिटिकल डिके हंटिंगटन का, गैप हाइपोथेसिस हंटिंगटन की, 3 वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन हंटिंगटन का, और पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन भी हंटिंगटन का है, ठीक है। तो ये सारे की कॉन्सेप्ट्स का एक बार आप अच्छे से पढ़ लो। गैप हाइपोथेसिस भी, 3 वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, और पॉलिटिकल डिके, पॉलिटिकल डेवलपमेंट और क्लास ऑफ सिविलाइजेशन पढ़ा भी होगा आपने। गैप हाइपोथेसिस आपने शायद ना पढ़ा, तो ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट हंटिंगटन का पॉलिटिकल डेवलपमेंट पॉलिटिकल डिके उनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है, जिसमें उन्होंने पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात की है। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट में उन्होंने क्या बोला कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है? पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है? द इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसीजर। जो हमारे पास जितनी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं, उसी से तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट आता है, ठीक है। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी कैन बी मेजर्ड ओनली बाय द डिग्री ऑफ इंस्टीट्यूशनलिज्म। अब याद आया किसने क्रिटिसाइज किया था? अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था, हंटिंगटन को क्रिटिसाइज किया था इस बात के लिए, फ्रेडरिक्स ने किया था जब वो अपना डेवलपमेंटल ट्रैप बता रहे थे। तो ये याद रखो कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट को अगर हमें मेजर करना है, तो जितना ज़्यादा इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होगा, उतना ज़्यादा पॉलिटिकल डेवलपमेंट वहाँ पे होगा, ऐसा सैमुअल पी हंटिंगटन बोलते थे। नेक्स्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट में उन्होंने 4 कैटेगरीज भी दी थी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की। क्या कि एक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन में, जब इंस्टीट्यूशनलाइजेशन मतलब एक प्रोसेस ऑफ इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, जहाँ पे TIU आ जाता है, मतलब कि प्रोसेस की बात हो रही है। तो जब इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का जो प्रोसेस था, इंस्टीट्यूशन डेवलप होने का प्रोसेस, उसमें 4 कैटेगरीज होती हैं। पहला, हमें अडेप्ट करना आना चाहिए चीज़ों को, अडेप्टेशन। दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी, तीसरा ऑटोनॉमी, और चौथा कोहेरेंस। तो AC, ठीक है। तो हंटिंगटन जो थे, वो उनको AC में रहना पसंद था। टन 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 बेल बजाते हैं ना जैसे, तो हमारे वो उनके हंटिंगटन के दरवाजे पे कोई आता है और वो टन 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 बेल बजा रहा होता है। और क्योंकि वो क्यों बजा रहा होता है? क्योंकि उनके घर में AC लगा होता है और बाहर गर्मी होती है, तो उनको AC में रहना होता है।
तो AC अडेप्टेशन, कॉम्प्लेक्सिटी, ऑटोनॉमी एंड कोहेरेंस। ठीक है, ये रियल लाइफ से भी आपको याद रहेंगे कि ये चारों चीज़ें हमें इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के लिए ज़रूरी होती हैं। इंस्टीट्यूशन को ऑटोनॉमी भी चाहिए होती है, लेकिन इंस्टीट्यूशन बनाना भी इतना आसान नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, हमें इसको अडेप्ट भी करना पड़ेगा, हमें इसके लिए कोहेरेंट भी होना पड़ेगा। नेक्स्ट, हंटिंगटन की पॉलिटिकल डिके वाली बुक थी, उन्होंने उसमें 5 फॉर्म्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन भी बताए थे कि मॉडर्नाइज कैसे हो सकते हैं। 5 तरीके होते हैं फॉर्म मॉडर्नाइज होने के। एक तो हमें साइकोलॉजिकली भी मॉडर्न होने की ज़रूरत है, दिमाग से साइकोलॉजिकली, ठीक है। दूसरा, इंटेलेक्चुअली भी मॉडर्नाइजेशन, भी इंटेलेक्चुअल फॉर्म ऑफ मॉडर्नाइजेशन बताया था, साइकोलॉजिकल फॉर्म ऑफ मॉडर्नाइजेशन। डेमोग्राफिकल फॉर्म ऑफ मॉडर्नाइजेशन मतलब डेमोग्राफिकल मतलब होता है पॉपुलेशन से रिलेटेड, टेरिटरी से रिलेटेड, तो वहाँ उससे वैसे भी हमें मॉडर्न होना पड़ेगा। सोशल फॉर्म ऑफ मॉडर्नाइजेशन और इकोनॉमिक फॉर्म ऑफ मॉडर्नाइजेशन, मतलब सोशली, इकोनॉमिकली, डेमोग्राफिकली, इंटेलेक्चुअल और दिमाग से, साइकोलॉजिकली, हर तरीके से हमें मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये होता है मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट, 5 फॉर्म्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। देन अब उन्होंने 5 मॉडल्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन दिए थे। फॉर्म्स उन्होंने पॉलिटिकल डिके वाली बुक में दी थी, लेकिन 5 मॉडल्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन उन्होंने इस वाले आर्टिकल या बुक में दिए थे। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, ये इन्होंने नेल्सन के साथ लिखा था ये वर्क अपना, विद नेल्सन, ठीक है। तो नो इजी चॉइस शायद आपने ना सुना हो, पर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज आपने सुना होगा कहीं ना कहीं। तो ये हंटिंगटन का कॉन्सेप्ट है या बुक है, और इसमें नो इजी चॉइस इसका ये सब टाइटल था, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो इसमें 5 मॉडल कौन से होते हैं मॉडर्नाइजेशन के? एक, लिबरल मॉडल से आप मॉडर्नाइज हो सकते हो। दूसरा, बुर्जुआजीज मॉडल का यूज कर सकते हो मॉडर्नाइजेशन के लिए। तीसरा होता है डिस्पोटिक मॉडल। एक होता है टेक्नोलॉजिकल मॉडल, ठीक है, टेक्नोलॉजी जब आ जाती है तब मॉडर्नाइजेशन आ सकता है। और पांचवा होता है जब पीपल का पार्टिसिपेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन इतना ज़्यादा हो तो तब भी वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस आ सकता है। तो ये 5 मॉडल याद रखना, ठीक है। LDDTP, ठीक है, LDDTP। तो ये 5 मॉडल्स हो गए। और ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, PYQ में बहुत बार ये डेफिनेशन पूछी है। ये किसकी डेफिनेशन है कि मॉडर्नाइजेशन इज अ मल्टीफेसेड प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स चेंजेस इन ऑल एरियाज ऑफ ह्यूमन थॉट एंड एक्टिविटी इन अ डेवलपिंग सोसाइटी। कि मतलब मॉडर्नाइजेशन एक ऐसा मल्टीफेसेड, मतलब मल्टीफेसेड यानी कि जिसके मल्टीपल स्टेजेस होती हैं, एक प्रोसेस नहीं है ये कोई, बहुत सारी प्रोसेसेस फॉलो करने पड़ते हैं। और जब ये मॉडर्नाइजेशन होता है तो सोसाइटी के हर जगह, हर एरिया में चेंज आता है, हर एक्टिविटी में चेंज आता है, ह्यूमन थॉट हर तरीके से चेंज हो जाता है उस डेवलपिंग सोसाइटी में। क्योंकि डेवलप्ड सोसाइटी तो होगी तो वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन पहले से ही होगा। तो मॉडर्नाइजेशन हमेशा कहाँ आता है? डेवलपिंग सोसाइटी में आता है। तो जब डेवलपिंग सोसाइटी में मॉडर्नाइजेशन आता है तो वहाँ पे हर एरिया में चेंज होता है, और ये मल्टीफेसेड प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू हंटिंगटन। तो हंटिंगटन का पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के की फीचर्स क्या होते हैं? अब आप ये रियल लाइफ से भी रिलेट कर सकते हो कि मॉडर्नाइजेशन होगा तो मतलब वहाँ पे अर्बनाइजेशन होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, वहाँ के लोग सेकुलर होंगे, ठीक है, डेमोक्रेटाइजेशन होगा। क्योंकि मॉडर्निटी सिर्फ मतलब ऐसे नहीं आ सकती कि टेक्नोलॉजी वगैरह, वहाँ पे आपको डेमोक्रेटिक भी होना पड़ेगा। एजुकेशन अगर अच्छी होगी तो मॉडर्नाइजेशन होगा, मीडिया का पार्टिसिपेशन होगा तो मॉडर्नाइजेशन होगा। ये सारे की फीचर्स हैं जो कि हंटिंगटन ने दिए थे।
और हंटिंगटन ने पॉलिटिकल डिके के कॉन्सेप्ट में क्या बोला था? हंटिंगटन ने बोला कि दैट रेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन समटाइम्स क्रिएट अ डिसऑर्डर इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो हम ऐसी रेस भाग रहे हैं, तो मॉडर्नाइजेशन को पाने के चक्कर में हम डेवलपिंग कंट्रीज में एक डिसऑर्डर ला लेते हैं, एक मतलब अनस्टेबल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि जब हमें लालच आ जाता है ना कि हमें मॉडर्नाइज होना है, ठीक है, मॉडर्नाइज होना है, तब हमें एक तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है, पॉलिटिकल डिके आ जाता है, एक डिसऑर्डर आ जाता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ थे हंटिंगटन, ठीक है। He further argued that through the race of modernization in developing countries, it leads to economic and social change। ठीक है, जब मॉडर्नाइजेशन आएगा तो इकोनॉमिक चेंज और सोशल चेंज आएगा, ठीक है, वो अच्छी बात है। बट कंपैरेटिवली अगर हम कंपेयर करें दैट द डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन इन डेवलपिंग कंट्रीज आर लैग्ड एंड इग्नोर्ड। लेकिन जब भी ऐसा होता है तो ज़्यादातर हम इकोनॉमिक और सोशल चेंज लाते हैं, पर जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पे ऑलरेडी जो डेवलपिंग कंट्रीज में इंस्टीट्यूशन है उसको हम इग्नोर करते हैं और उसमें लैग बहुत आता है, ठीक है, बहुत स्लो वर्क करते हैं। हंटिंगटन इस फिनोमिना को पॉलिटिकल डिके बोलते हैं कि जब ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूशन को इग्नोर किया जाए, लैग आ जाए और तो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ना हो तो पॉलिटिकल डिके आता है। तो मॉडर्नाइजेशन तभी अच्छी है जब उसके साथ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन भी हो, अदरवाइज मॉडर्नाइजेशन खराब है। तो इससे पहले जब मैंने आपको बताया ना कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज इक्वल टू मॉडर्नाइजेशन प्लस इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, दोनों चीजें होंगी तभी वो अच्छा मानेंगे, वरना मॉडर्नाइजेशन को वो अच्छा नहीं मानेंगे। हंटिंगटन, ये मेजर वर्क्स है, ये पीवाईक्यू आया था, अभी पीएचडी एंट्रेंस में भी सेम क्वेश्चन आया था कि पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज किसकी है, फुकुयामा की बुक्स में लिखा हुआ था, तो ये नहीं होनी थी। फिर क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी, थर्ड वेव, डेमोक्रेटाइजेशन इन लेट 20th सेंचुरी, तो वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन भी हंटिंगटन की आपने पढ़ी होंगी। फिर पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डिके का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा। कल्चर मैटर्स, मैनी ग्लोबलाइजेशन एंड अ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लस पॉलिटिकल डिके इज इंपॉर्टेंट, प्लस डेमोक्रेटाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन भी हंटिंगटन की याद रखना। लूसियन पाई, अब लूसियन पाई जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है, ठीक है। सो इनको हम कंपैरेटिवली पढ़ते हैं लूसियन पाई को, किसके कंपैरिजन में, हम रिग्स के कंपैरिजन में, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो रिग्स थे उन्होंने ईसी की बात की थी, डी हटा दिया था, और लूसियन पाई जो थे ईसीडी की बात करते हैं। तो ये कंपैरेटिव पॉलिटिकल एक्सपर्ट थे, चाइना स्कॉलर्स थे, इन द लीडिंग चाइना स्कॉलर माने जाते हैं यूएसए में लूसियन पाई, मतलब चाइनीज थे यूएसए में, लेकिन इनको अच्छा स्कॉलर माना जाता है जब ये यूएसए में गए थे। तो इनका जो फेमस कॉन्सेप्ट है वो है पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल साइकोलॉजी का, और उन्होंने डिके का भी कॉन्सेप्ट दिया था, पॉलिटिकल डिके का कॉन्सेप्ट दिया था, सॉरी पॉलिटिकल डिके का नहीं, डिके ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ इंग्लैंड्स पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये भी क्वेश्चन में आया था कि लूसियन पाई ने कहाँ की स्टडी की थी, तो लूसियन पाई ने इंग्लैंड की स्टडी की थी, और इंग्लैंड में उन्होंने बोला था कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट वहाँ पे कैसे डिके होते जा रहा है, ठीक है। जो इंग्लैंड का पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसे डिके हो रहा है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसे डिके हो रही है वहाँ पे, ये लूसियन पाई ने बताया था हमारे। देन पाई ऑल्सो स्टडी पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ डेवलपिंग नेशन, तो डेवलप्ड नेशन में उन्होंने इंग्लैंड को पढ़ा, और डेवलपिंग नेशन में उन्होंने चाइना, बर्मा और मलेशिया को पढ़ा, ठीक है। सीबीएम्स जैसे होते हैं, सीबीएम्स आपने पढ़े होंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बोलते हैं जैसे, पर सीबीएम जैसे हम लॉटी चोकोपाई खा रहे थे, और लॉटी चोकोपाई खाते खाते हमको मन किया चलो हम ना चोकोपाई खाने ना इंग्लैंड जाएंगे, तो इंग्लैंड गए, फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पे अच्छी चोकोपाई नहीं मिल रही, चलो मैं सीबीएम जाता हूँ, आपकी चोकोपाई खाता हूँ, तो सीबीएम गए वो चाइना, बर्मा और मलेशिया, ठीक है। देन लूसियन पाई का मैंने आपको बताया ECD, इक्वालिटी, कैपेसिटी एंड डिफरेंशिएशन, ये उनका फेमस वर्क है, एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जिसमें उन्होंने ये तीन कॉन्सेप्ट दिए थे, तीन डिटर्मिनेंट्स या तीन एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, ये PYQ है, एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट बहुत बारी पूछी गई है बुक। और इक्वालिटी में वो बात करते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी प्लस लेवल ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, कैपेसिटी में वो बात करते हैं स्टेट की कैपेसिटी प्लस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, डिफरेंशिएशन में वो बात करते हैं इंस्टीट्यूशन, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के डिफरेंट फंक्शंस की और स्पेशलाइज्ड बॉडी की, इंस्टीट्यूशन एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है, उसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, तो उसको वो क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। और कैपेसिटी में स्टेट की कैपेसिटी और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, इक्वालिटी का मैंने आपको बता दिया। तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, ECD का कॉन्सेप्ट पाई का था, ठीक है। PYE का तीन, इनके नाम में भी तीन लेटर्स आ रहे हैं, और ECD के भी तीन लेटर्स इनके हैं, ठीक है। अब क्राइसिस इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट, तो बोलती है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट में क्राइसिस आ चुके हैं, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है,
लुसियन पाई के हमेशा ये क्राइसिस पूछे जाते हैं, तो उन्होंने 6 क्राइसिस दिए थे। 6 क्राइसिस में उनका आइडेंटिटी क्राइसिस, लेजिटिमेसी क्राइसिस, पेनिट्रेशन क्राइसिस, पार्टिसिपेशन क्राइसिस, इंटीग्रेशन क्राइसिस और डिस्ट्रीब्यूशन क्राइसिस। ठीक है, तो इसका क्या है, ILP देन PID। तो ये एक तरफ ILP एक तरफ और PID एक तरफ। ठीक है, ILP मतलब आइडेंटिटी क्राइसिस, लेजिटिमेसी क्राइसिस, पेनिट्रेशन क्राइसिस। ठीक है, आपको अपनी आइडेंटिटी को लेकर, लीगैलिटी को लेकर और पेनिट्रेशन को लेकर क्राइसिस होते ही हैं। देन पार्टिसिपेशन, इंटीग्रेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी क्राइसिस होते हैं। तो PID लुसियन पाई का और ILP के 6 क्राइसिस हो गए, ILP और PID। नेक्स्ट वन के ये मेजर वर्क्स हैं। एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट तो आपको याद रखनी है, इसके अलावा ये बाकी बुक्स भी हैं, कोई भी पूछी जा सकती है। पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, तो उनके कल्चर में था कि उनके कल्चर में जो लुसियन पाई का कल्चर था ना, उनके कल्चर में सबको लॉटी चोको पाई खाना पसंद था। ठीक है, चोको पाई खाना पसंद था, तो इसलिए उनके कल्चर में था। और उनकी साइकोलॉजी भी ऐसी बनाई हुई थी कि जो पाई खाएगा वो अच्छा आदमी होता है। तो पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल साइकोलॉजी का कंसेप्ट, पॉलिटिकल कल्चर किसका, लुसियन पाई का। एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, कि वो मतलब जब भी उनको पाए खाना होता था तो वो दूसरों के साथ अच्छा कम्युनिकेट करते थे। उनमें एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट आ जाता था कि मतलब वो स्पिरिटेड फील करते थे, मतलब बहुत अच्छा फील करते थे पाए खा के। तो स्पिरिट ऑफ चाइनीज पॉलिटिक्स, एशियन पावर एंड पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, पर्सनालिटी एंड नेशन बिल्डिंग, द नॉन वेस्टर्न पॉलिटिकल प्रोसेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आपने लास्ट तक देखा, वो ही बहुत बड़ी बात है। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आपको इसका जो टेलीग्राम पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी। अगर मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड आई होप आपको मैं बीच बीच में कुछ मैं जगह पे मैं आपको ट्रिक्स के साथ भी याद करवाती रहती हूँ, तो आपको वो ट्रिक्स अच्छी लग रही होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।